सुनने में तो ये बढ़िया लग रहा है। अगली बार हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। सिर्फ फिनिश लाइन एक ही रहेगी और पार्टिसिपेंट्स कहीं से भी कोई भी रास्ता चुनकर उस तक पहुंच पाएंगे। हालांकि अब से मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूं। मुझे इस बार भी काफी मजा आया, लेकिन बहुत मजा नहीं आया। वसीम ने सोचकर कहा। सीनियर, आपको बहुत मजा क्यों नहीं आया? राज ने उलझन में पड़कर सोचा। क्योंकि मैं पूरे दिल से इसका मजा नहीं ले पाया। मैंने खुद ही सारे जाल और ट्रैक बनाए, तो मैं ही इसमें भाग नहीं ले पाया। इसलिए मुझे हमेशा किनारे रहकर बस बाकी लोगों को देखना पड़ा। लेकिन मैं बाकी लोगों के साथ रेस ट्रैक पर अपनी रफ्तार नापना चाहता हूँ। यह काफी मजेदार होगा, वसीम ने कहा। वसीम की बात तो सही थी। उसने ये कंपटीशन इसलिए ही रखा था क्योंकि उसे ट्रैक्टर चलाने में मजा आता था, लेकिन बाद में उसे ही रेफरी बनकर रहना पड़ा और खुद ही अपने कंपटीशन में भाग नहीं ले पाया। ऐसे में पूरे दिल से कंपटीशन का मजा लेना वसीम के लिए संभव ही नहीं था। राज ने मुस्कुरा दिया। वसीम से बात करते हुए राज ने कई बार सोचा कि वो वसीम से 1 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में पूछे और उसे कम करने की विनती करे, लेकिन जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करना चाहता तो उसके मुंह से शब्द निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहला तो ये कि राज थोड़ा शर्मीला था और दूसरा उसे लग रहा था कि शायद वसीम अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में मजाक कर रहा होगा। तैयार हो जाओ, हम रेस के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, वसीम ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा। इसके बाद वसीम ने उस वैन की तरफ इशारा किया जो हवा में उड़ रही थी, जिसमें राज का शरीर थम गया। वसीम ने राज के शरीर को उसमें से निकाला और पीछे ट्रॉली में डाल दिया। इसके बाद वैन तिलिस्मक की तरफ उड़कर चली गई। आखिरी पड़ाव? इसमें तो आपने सीनियर तिलिस्मक के साथ मिलकर कुछ जादू किए हैं ना? क्या वो काफी खतरनाक जादू है? राज ने पूछा। खतरनाक जादू? क्यों? आखिरी पड़ाव में जो जादू है वो जाल नहीं बल्कि इनाम है, वसीम ने कहा। इनाम? राज ने हैरान होकर कहा। हाँ बिल्कुल, रेस ट्रैक पर ही बस जाल बिछाए गए थे। आखिर फिनिश लाइन पर जाल बिछाने का क्या फायदा? ये तो बहुत ज्यादती हो जाती ना। आखिरी जादू के लिए मैंने भूपेश और तिलिस्मक से काफी कुछ जुटाने में मदद ली। जो भी फिनिश लाइन के पार जाएंगे उन्हें परमानेंट ताकत मिलेगी। जैसे तुमने अभी दूसरा लेवल हासिल किया है तो तुम इस पर और अच्छी पकड़ बना सकते हो, वसीम ने कहा। राज को सब समझ आ गया था। भले ही सिर्फ टॉप 5 को वसीम के साथ खजाने की खोज में जाने का मौका मिलने वाला था, लेकिन जो लोग इतनी मशक्कत के बाद फिनिश लाइन तक आए थे उन्हें खाली हाथ भेजना तो नाइंसाफी थी। इसलिए भूपेश, तिलिस्मक और वसीम ने मिलकर उनके लिए भी इनाम की व्यवस्था की थी। राज, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो जरा क्रिस्टल जड़ है? वसीम ने पूछा। जब वसीम और भूपेश ट्रैक तैयार कर रहे थे तब राज पर एक बिजली गिरी थी, जिसके बाद वसीम को 10 जरा क्रिस्टल जड़ें राज के पैर के नीचे मिली थी। वसीम ने उस वक्त राज को भी 3 जड़ें दी थी। इन्हें खाकर राज जैसा दूसरे लेवल का जादूगर अपनी 3 साल की प्रैक्टिस बराबर ताकत हासिल कर सकता था। राज बस अपने नए लेवल को पूरी तरह से स्थापित हो जाने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद ही वो जरा क्रिस्टल जड़ खाना चाहता था। मैंने उन्हें अपने आकार छोटा करने वाले पर्स में रखा था, राज ने जवाब दिया। अच्छा, तो बाहर निकालो और उसे खा लो। अगर तुमने जादू के ताकत बढ़ाने का गुण उधार लिया तो तुम उस जड़ की ताकत को भी आसानी से हजम कर पाओगे। ये 2 चीजें मिलकर 1 और 1 11 बनाएंगी, वसीम ने कहा। ठीक है, तो मैं इसे खा लेता हूं, राज ने कहा और अपने शरीर के पास गया। जब उसने पर्स में से जड़ों को बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। उंगली के बराबर दिखने वाली जड़ें अब एक सेब के बराबर हो चुकी थी। सीनियर, ये जड़ें तो बदल गई हैं। इनका आकार पहले से काफी बड़ा हो गया है, राज ने कहा। चिंता मत करो, ये तो काफी नॉर्मल सी बात है। मिट्टी से अलग होते ही जरा क्रिस्टल जड़ों का आकार बढ़ता ही है। एक समय के बाद तो ये तरबूज के बराबर हो जाएंगी, वसीम ने कहा। इसके बाद वसीम ने पीछे आकर तीनों जड़ें अपने हाथ में ली और राज के असली शरीर का मुंह खोलकर एक जड़ उसमें डाल दी। सीनियर, हम इसे खाने के पहले काट भी तो सकते थे ना, राज ने पूछा। ऐसे में इसका असर काफी कमजोर हो जाता। इसे पूरा खाना ही सबसे बेहतर होता है, वसीम ने जवाब दिया। इसके बाद वसीम ने बची हुई जड़ें भी राज के मुंह में डाल दी। हो गया, अब अपने शरीर पर नजर रखना।
हम जल्द ही जादू के इलाके में आने वाले हैं, वसीम ने ताली बजाकर कहा। वसीम ट्रैक्टर का स्टीयरिंग यूं ही छोड़कर पीछे ट्रॉली में आ गया था। इस बारे में सोचकर ही राज अंदर तक कांप गया था। जड़ें शरीर में पहुंचते ही अपने आप लिक्विड में बदल जाती थी, जिससे जादूगरी का लेवल उन्हें खाते ही बढ़ने लगता था। अब हैंड गाइडेड ट्रैक्टर का मुकाबला अपने चरम पर था। दृष्टक अभी भी सबसे आगे चल रहा था। उसने समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों का सहारा लेकर बाकी लोगों की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया था। इस कारण वो बाकी लोगों से काफी आगे था। फारूक अभी भी दूसरे नंबर पर चल रहा था। फकीर चुपचाप तीसरे नंबर पर आ गया था। निशित दृष्टक के ट्रैक्टर पर हमला करके और उसे जमा कर पहला नंबर हासिल करना चाहता था। इसके बाद पांचवें लेवल पर लम्बकण था। उसने फिनिश लाइन पर पहुंचने के पहले ही जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर ली थी। अब लम्बकण जबरन में ही टॉप 5 में मुकाबला नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो 1 महीने के भीतर कालघाती से लड़ने वाला था, जिसके पहले लम्बकण 6वां लेवल हर हाल में हासिल करना चाहता था। लम्बकण के पीछे पंखुड़ी आ रही थी। सबसे पहले दृष्टक ही फिनिश लाइन पर पहुंचा। बस इतना होने की देर थी कि दृष्टक ने फिनिश लाइन पर 10,000 तिलिस्मों से बने जादू को देखा। तिलिस्मक ऊपर आसमान में मौजूद था। इतना ताकतवर जादू बनाने के कारण उसकी हालत थोड़ी नाजुक लग रही थी। वसीम को जादू करता देखकर तिलिस्मक ने भी काफी चीजें सीखी थी। आज ही तिलिस्मक की आदिवासी लोगों को पढ़ाने की कसम काफी हद तक पूरी हो गई थी। अब बस वो हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन के खत्म होने और राज से खूनी क्रिस्टल का लेन देन करने के लिए रुका था। इसके बाद वो 5वां लेवल पार करने की कगार पर पहुंच जाता। इस बार उसे कम से कम 7 ड्रैगन पैटर्न हासिल करने की जरूरत थी। ऐसे में वो आसानी से 6वें लेवल पर आ सकता था। अच्छा जादू करना वाकई बड़ी प्रक्रिया है, तिलिस्मक ने कहा और जादू का असर शुरू कर दिया। और आज उसने एक अच्छा जादू कर ही लिया था। अचानक ही 10,000 तिलिस्मों से बना जादू एक बड़े पत्थर से गेट में बदल गया। सभी जादूगर इस भव्य नजारे को अपने घर बैठे ही देख पा रहे थे। जैसे ही दृष्टक गेट के पार गया, उसके ऊपर एक रोशनी गिरी। अपने जादूगरी के सफर में दृष्टक से एक गलती हुई थी और 7वें लेवल पर पहुंचने के बाद ही वो गलती सुधारी जा सकती थी। लेकिन रोशनी के उसके ऊपर गिरते ही वो गलती गायब हो गई। उसकी ताकत में भी बढ़ोतरी हो गई। फारूक, फकीर, निशित के ऊपर भी इसी तरह की रोशनी गिरी। शायद ये केवल एक विजेता के लिए की गई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद पंखुड़ी और लम्बकण भी गेट के अंदर दाखिल हुए। उनके शरीर पर भी वही रोशनी गिरी। अरे कमाल है, जैसे ही रोशनी मेरे शरीर पर गिरी मेरी ताकत में काफी बढ़ोतरी हुई। अब मैं भी जल्द ही 4थे लेवल पर पहुंच जाऊंगी। इसके बाद मैं भी उड़ती तलवार की सवारी करने के काबिल बन जाऊंगी, पंखुड़ी ने खुश होकर सोचा। इसके बाद पंखुड़ी ने लम्बकण को धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर वो अपनी रफ्तार धीमी नहीं करता तो पंखुड़ी शायद 5वें नंबर पर भी नहीं आ पाती। इसके बाद धामी, गगन, तलत भी गेट से पार निकले। फिर बारी आई त्रिकालदर्शी और जन्मेजय की। लगता है इनमें सबका कोई ना कोई हिस्सा है, दृष्टक ने कहा। जितने भी लोग गेट के पार निकले सभी को ये नाम मिला। आखिर में वसीम भी अपने ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंच गया। शाकाल के शरीर को भी ताकत मिली, लेकिन जैसे ही रोशनी राज के शरीर पर पड़ी वो 7 रंगों में बढ़ गई। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे शरीर से ऐसी रोशनी क्यों निकल रही है, राज ने हैरान होकर सोचा। इसके बाद राज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वापस अपने शरीर में लौट रहा था। आंख खुलते ही राज को काफी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन ये खुशी बस 2 सेकंड तक ही बरकरार थी। इसके बाद उसे बहुत ही भयानक ठंड का एहसास हुआ। ये ठंड उसे अपने भूत के सेंसेस के कारण लग रही थी। भूत उसके शरीर में महसूस नहीं हो रहा था। हिलना मत, तुम्हारी ताकत बढ़ने वाली है, वसीम ने कहा। राज के शरीर में असली कुंडलिनी उसके अमृत कलश में भरने लगी। 9 सालों की प्रैक्टिस से उसे जितनी ताकत मिलने वाली थी वो एक ही झटके में मिल रही थी। मैं फिर से आगे बढ़ने वाला हूं सीनियर, ये काफी जल्दी नहीं है, राज ने कहा। अगर कुछ समय पहले की बात होती तो मैं तुम्हें ऐसी सलाह नहीं देता, लेकिन अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वसीम ने कहा। वसीम की बात पर भरोसा करने के अलावा राज के पास कोई चारा नहीं था।
हालांकि वसीम के तजुर्बे के हिसाब से राज के पास शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। राज अभी तक वसीम की बताई चीजें ही मान रहा था, इसलिए ही उसे सब कुछ काफी जल्दी जल्दी मिल रहा था। ऐसे में जादूगरी का सफर काफी तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ राज को कुछ कठिनाइयां भी देखनी पड़ रही थी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना राज को पूरी तरह से कबूल था। राज अपने जादूगरी के सफर को बढ़ाना चाहता था। उसे और रफ्तार होने की चाह थी, खास तौर से उसे उड़ती तलवार की सवारी करने की चाह थी। ऐसे में अगर उसे कोई चीज बैठे बैठे मिल रही थी तो राज उसके लिए मना कैसे कर सकता था। क्या राज को वसीम अभी भी अंतरिक्ष में जाने की सजा देगा? आखिर शाकाल की चेतना इतने वक्त कहां थी? राज का भूत उसे महसूस क्यों नहीं हो रहा था? बदकिस्मती से तुम्हारी 33 जानवर टेक्निक अभी तक पूरी नहीं हुई और तुम्हें आभासी अंदरूनी असली कुंडलिनी नहीं मिल पाई, वरना इसका असर और भी बेहतर होता। दूसरी तरफ हमें जल्द ही 33 जानवर टेक्निक पूरी तरह से मिलने वाली है। वसीम ने हंसकर कहा, अगर ऐसा है तो मुझे अपने काम पर लग जाना चाहिए, राज ने कहा और अपनी आंखें बंद करके दूसरे अमृत कलश की तरफ बढ़ने लगा। जरा क्रिस्टल जड़ और ताकत बढ़ाने वाली रोशनी की बदौलत राज को काफी कुछ पल भर में हासिल हो गया था। राज अपने दूसरे अमृत कलश को हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया था। बेवकूफ, अभी रुक जाओ। अगर तुम जोर लगाते रहे तो तुम बहुत सारी असली कुंडलिनी को यूं ही बर्बाद कर दोगे। तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें नाकामयाबी ही हासिल होगी। तभी राज को किसी की आवाज सुनाई दी। राज ने आंखें खोलकर देखा तो कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। फिर मैं दूसरा अमृत कलश कैसे हासिल करूंगा? राज ने मनी मन पूछा। ध्यान से सुनो, हर चीज को करने का ढंग होता है। तुम्हें ऐसे जोर लगाकर कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरे कलश को हासिल करने के 4 पड़ाव हैं। अगर तुम ऐसे ही जोर लगाते रहे तो तुम दूसरे पड़ाव तक ही अपनी पूरी असली कुंडलिनी खर्च कर दोगे। राज को फिर से वही आवाज सुनाई दी। ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि अगर राज पहले और दूसरे पड़ाव में ही अपनी असली कुंडलिनी खर्च कर देता तो तीसरे और चौथे पड़ाव के लिए असली कुंडलिनी हासिल करने का फिलहाल राज के पास कोई तरीका नहीं था। अगर कोई जादूगर बिना जादुई दवाई खाए ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे अपने अमृत कुंड से असली कुंडलिनी निकालने में 10 से 20 साल तक का समय लग जाता था। चाहत के सपने में राज ने देखा भी था कि इतनी सारी जादुई दवाइयां होने के बावजूद उसे 5 साल का वक्त लगा था, तब जाकर वो अमृत कलश हासिल कर पाई थी। राज, तुम्हें कुंडलिनी एकत्र टेक्निक से ये अमृत कलश मिला है ना? ऐसे में तुम्हारे अमृत कुंड में दूसरे लेवल के जादूगरों के मुकाबले ज्यादा असली कुंडलिनी होगी। ऐसे में तुम्हें अपने अंदर मौजूद असली कुंडलिनी को 4 हिस्सों में बांटना होगा, 10%, 20%, 30% और 40%। ऐसा करके तुम चारों पड़ावों को पार कर पाओगे। जैसा मैंने बताया तुम वैसा ही काम करोगे तो तुम अपनी असली कुंडलिनी को बर्बाद करने से बचा पाओगे और आसानी से सारे पड़ाव पार कर लोगे। दूसरा अमृत कलश हासिल करने का एक तरीका और भी है। दूसरा पड़ाव पार करने के बाद तुम्हें करीब 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे में अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त असली कुंडलिनी नहीं बची है तो तुम कोई जादुई दवाई खा सकते हो, लेकिन याद रखना ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास बस 1 मिनट का वक्त होगा। अब अपनी 10% असली कुंडलिनी को इकट्ठा करो और कोशिश करके देखो। राज को फिर से उस रहस्यमयी सीनियर की आवाज सुनाई दी। राज ने उसके कहे अनुसार ही 10% असली कुंडलिनी जुटाई और उसे आगे भेजा। ये बिल्कुल मक्खन पर गर्म चाकू रखने की तरह आसानी से हो गया। इस सब में कहीं न कहीं वसीम की कुंडलिनी एकत्र टेक्निक का कमाल था, जिस कारण राज के अमृत कुंड में दूसरे लेवल के बाकी जादूगरों के मुकाबले 50% ज्यादा असली कुंडलिनी थी। बहुत बढ़िया, अब ऐसे ही बढ़ते रहो। इस बार 20% असली कुंडलिनी का इस्तेमाल करो और उसे आगे भेजकर दूसरा पड़ाव पार करो। रहस्यमयी सीनियर की आवाज फिर से आई। राज ने फिर से उसकी बात मानी और 20% असली कुंडलिनी इकट्ठा करके उसे आगे भेजा। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है। क्या तुम इसमें जादुई दवाई खाना चाहोगे? रहस्यमयी सीनियर ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मेरी हालत अभी काफी ठीक है, राज ने मन ही मन जवाब दिया।
भले ही राज ने 2 पड़ाव पार करने में 30% असली कुंडलिनी का इस्तेमाल किया था, लेकिन पलक झपकते ही उसकी 10% असली कुंडलिनी रिकवर भी हो चुकी थी। ठीक है, तो आराम मत करो और 30% असली कुंडलिनी जुटाकर आगे बढ़ो, रहस्यमय सीनियर ने कहा। कुछ ही पलों में राज ने तीसरा पड़ाव भी पार कर लिया। वो अभी किसी जंगली बैल जैसा महसूस कर रहा था, जो एक के बाद एक ईंटों की दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब आखिरी पड़ाव की बारी है। अपनी पूरी असली कुंडलिनी इकट्ठा करो और आखिरी वार करो। इसके बाद तुम दूसरे अमृत कलश तक पहुंचने वाले दूसरे लेवल के जादूगर बन जाओगे, रहस्यमय सीनियर ने कहा। इतना सुनकर राज ने 40% असली कुंडलिनी के साथ साथ रिकवर हुई 15% असली कुंडलिनी को भी जोड़ दिया और आखिरी पड़ाव पर भेज दिया। जब राज अपनी आंखें बंद किए हुए था, उतने में ही पहाड़ी महारथियों ने उसे घेर लिया। क्या राज पड़ाव पार कर रहा है? लंबकर्ण ने पूछा। हाँ, वसीम ने जवाब दिया। क्या सचमुच? सीनियर, ये अभी अभी अपना अमृत कलश हासिल कर चुका था ना? हमने उसे अपनी आंखों से दूसरे लेवल पर पहुंचते देखा था और अब वो फिर से आगे बढ़ रहा है, वो भी इतने कम समय में, लंबकर्ण ने कहा। कुछ समय पहले जब मैं और भूपेश रेस ट्रैक तैयार कर रहे थे, तो मुझे कुछ जरा क्रिस्टल जड़ें मिली थी। मैंने वहां मौजूद लोगों में उन्हें बांटने का मन बनाया था, तो राज को भी 3 जड़ें मिल गई थी। उनके और इस जादू के मिलने से राज को इतनी ताकत मिल गई कि वो अगले पड़ाव पर पहुंच पाए। इसीलिए मैंने उससे मौके का फायदा उठाने को कहा, वसीम ने कहा। लंबकर्ण ने आसमान की तरफ देखा और अपने आजाद जादूगरी के सफर के कठिन पलों को याद करने लगा। लंबकर्ण, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचने में कितना वक्त लगा था? धामी ने पूछा। 8 साल। मैं एक आजाद जादूगर था और मुझे सिर्फ ताकत बढ़ाने की दवाई के लिए ही बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसमें ही मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो गया था। इसके बाद कुछ चीजें हुई और मुझे शाही शेर मिला। फिर भी मुझे एक से दूसरे पड़ाव पर आने में 8 साल का वक्त लगा। लंबकर्ण ने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा। दूसरे लेवल पर पहुंचकर अमृत कलश के पड़ावों में तुम्हें कितना वक्त लगा था? धामी ने पूछा। 2 सालों से भी ज्यादा। उस दौरान मुझे जरूरी जादुई दवाइयां हासिल करने के लिए काम करना पड़ा था, लंबकर्ण ने कहा। आजाद जादूगर का जीवन वाकई कठिन था। उसे न तो किसी कबीले का सपोर्ट मिलता था, न ही किसी स्कूल का। उनकी जिंदगी दुख भरी होती थी। अगर उन्हें जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती, तो उन्हें कबीलों के लिए काम करना पड़ता था। ठीक ऐसा ही मेरे केस में भी है। मुझे भी 2.5 साल का वक्त लगा था, धामी ने कहा। तुम दोनों तो फिर भी मुझसे बेहतर ही हो। मुझे तो 3 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगा था। राक्षस जादूगरों के मामले में शुरुआत में ही काफी कठिनाई आती है। आकार बदलने की काबिलियत हासिल करने के पहले तक उन्हें दुगनी मेहनत पर आधा नतीजा मिलता है, निशीत ने कहा। जबकि इस मामले में राज ने 2 महीने के भीतर ही पहले से दूसरे लेवल पर छलांग लगा दी थी और उसे अपना दूसरा अमृत कलश हासिल करने में बस 1 दिन का वक्त लगा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि यह सब केवल वसीम की मदद की बदौलत तो नहीं हो रहा था। दूसरा अमृत कलश हासिल करने के बाद राज ने अपनी आंखें खोली। भूपेश और अंधक शुरुआती 3 विजेताओं के लिए मेडल लेकर खड़े थे। भूपेश ने सोने के मेडल पर कुछ खास जादू भी किए थे। जरूरत के मौके पर इससे एक बार 7वें लेवल का तलवार हमला किया जा सकता था। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को अंधक ने बनाया था। इनके अंदर अंधक की पसंद की टेक्निक थी। उनकी ताकत भी 7वें लेवल के बराबर थी। पंखुड़ी के 5वें स्थान पर आने की सबसे बड़ी वजह लंबकर्ण था। अगर लंबकर्ण ने अपनी रफ्तार धीमी न की होती, तो पंखुड़ी कभी भी 5वें स्थान पर नहीं आ पाती। इसके बाद वसीम, भूपेश और अंधक ने शुरुआती 3 विजेताओं को मेडल दिए। मेडल देने के बाद अंधक और वसीम राज के पास आए। क्या तुम्हारा काम हो गया? वसीम ने पूछा। हाँ, एक सीनियर ने मुझे एक पड़ाव के बारे में समझाया, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, राज ने अपनी कमर के पीछे की तरफ इशारा करके कहा। एक सीनियर ने तुम्हारी मदद की? वसीम ने हैरान होकर पूछा। हाँ, जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो किसी ने मुझसे मन की बात की और मुझे ठीक ढंग से पड़ाव पार करने का तरीका बताया। उस सलाह की बदौलत ही मैं दूसरे अमृत कलश के 4 पड़ावों को पार कर पाया, राज ने कहा।
अच्छा, फिर तो पहाड़ी महारथी ग्रुप में जाकर तुम्हें पूछना चाहिए कि किसने तुम्हारी मदद की। वसीम ने कहा। हाँ, मैं ये बात याद रखूंगा सीनियर। मैं अपना कोई नया जादुई नाम रखना चाहता हूँ, राज ने जवाब दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जादुई नाम के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। आमतौर पर जादुई नाम काबिलियत, हुनर, कबीले के नाम वगैरह पर रखा जाता है। त्रिकालदर्शी का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि वो किसी भी गलत बात को 3 बार दोहराने से बचता है। लेकिन हाल ही में उसने शाही शेर को 3 बार से ज्यादा गुस्सा दिलाया है। इसके अलावा कुछ लोग अपने वंश या परिवार के नाम को भी अपने साथ जोड़ते हैं। बाकी आखिर में कुछ लोग अपने इरादों के बूते पर भी अपने जादुई नाम रखते हैं। लंबकर्ण ने राज के पास आकर कहा, मैं भी आखिरी तरह का नाम रखना चाहूंगा। शांति दूत कैसा नाम रहेगा? राज ने कहा। अगर तुम्हारे पास शांति दूत के अलावा और कोई नाम नहीं है तो तुम्हें अपने पुराने जूनियर नाम से ही काम चलाना चाहिए। परी ने राज की तरफ आकर कहा, क्या आप लोग मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं? राज ने पूछा। ठीक है, मैं कुछ नाम अपने पास लिखता जाता हूं और सीनियर अपनी अपनी सलाह बता सकते हैं, लंबकर्ण ने कहा। इसके बाद एक अजीबोगरीब जादुई नामों का सिलसिला शुरू हो गया। कुल 11 अजीबोगरीब नाम राज को मिले, जिनमें से उसे 7 पसंद आए। मैंने ठान लिया, मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग जादुई नामों का इस्तेमाल करूंगा, राज ने कहा। राज ने एक जादुई नाम चुनने में इतनी मेहनत की थी जबकि सभी उसे राज के नाम से ही बुलाते थे। जूनियर नाम बस वो ही लोग इस्तेमाल करते थे जो या तो पहली बार राज से मिल रहे हो या जिनका राज से कोई ताल्लुक ना हो। ऐसे में नए जादुई नाम रखने से राज को कुछ हासिल होने वाला नहीं था। इसके बाद भी राज अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी दिमाग खर्च कर रहा था। क्या राज को वसीम वाकई अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजने वाला था? क्या राज अपने दोस्तों से मुलाकात करने जा पाएगा?